बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि संसद से आई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान की लड़ाई अब धक्का मुक्की के स्तर पर पहुंच चुकी है। आज संसद भवन परिसर में बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने संसद के मकर द्वार की सीढ़ियों पर उनके सांसदों को धक्का दिया। इसमें ओडिशा के बालासोर से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और यूपी के फर्रुखाबाद के बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में फोन कर दोनों सांसदों की सेहत की जानकारी ली। दूसरी तरफ राहुल गांधी का यह कहना है कि धक्का उन्होंने नहीं बल्कि बीजेपी सांसदों ने उनका रास्ता रोका और उन्हें धक्का दिया। यही नहीं, कांग्रेस ने लोकसभा के स्पीकर से शिकायत भी की है कि धक्का मुक्की के दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जमीन पर बैठना पड़ा, जबकि उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ है और वो जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं। कांग्रेस ने पूरी घटना की जांच कराने की मांग भी की है। वहीं बीजेपी के सांसद एफआईआर दर्ज कराने संसद मार्ग थाने पहुंच गए हैं। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने कहा कि राहुल गांधी ने एक दूसरे सांसद को धक्का मारा था और वो उन पर गिर पड़े। आपने खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जब राहुल गांधी बीजेपी के चोटिल सांसद प्रताप सारंगी के पास पहुंचे तो क्या हुआ। क्या राहुल, क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडा करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडा करते हो? वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी संसद में ताकत दिखा रहे हैं, जबकि बीजेपी के सदस्यों ने संयम से काम लिया। अमित शाह जी का पूरा भाषण का छोटा सा 10-12 सेकंड क्लिप दिखा करके जो भ्रमित करने का कोशिश किया, उसका खिलाफ एनडीए एमपीज का प्रदर्शन चल रहा था। तो अपना अपना बात रखने का अधिकार होता है। कौन सा कानून राहुल गांधी को वो ताकत दिया है कि वो आ करके दूसरे एमपी को धक्के मार करके चोट पहुंचाने का? मैं अभी सीधा सीधा राहुल गांधी को सवाल करना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपना ताकत दिखा करके मारपीट करने लग जाएंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा? वो नेता प्रतिपक्ष है, क्या कोई ऐसा धक्का बॉक्सिंग मार करके एमपीज के साथ व्यवहार करेंगे? हम लोग तो बहुत संयम से अपने आप को मेंटेन किया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी हताशा में मारपीट पर उतर आए हैं। ये गुंडागर्दी का बर्तव्य जो है, ये तो मैं खंडन करता हूं। और ये गुंडागर्दी क्यों करना चाहिए? प्रजातंत्र में हार और जीत चलता ही रहता है। वर्षों तक, दशकों तक हम भी हारे थे, लेकिन ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया है। और अभी झूठ फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। मुझे अंदर जाने नहीं दिया, इधर तो साफ साफ है। तो लोग अंदर जाने के लिए उनको बोल रहे थे, जगह दे रहे थे, तो फिर भी उन्होंने पहले संदीप पात्रा को ऐसा एक मारा, बाद में इनको मुकेश जी को धक्का मारा। मुकेश जी को धक्का मारने के बाद उन्होंने सारंगी के ऊपर गया। तो बीजेपी राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगा रही है। इस बीच राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। राहुल गांधी ने कहा कि धक्का उन्होंने नहीं मारा बल्कि बीजेपी सांसदों ने उन्हें रोका और धक्का मुक्की की। आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे।
वहीं प्रियंका गांधी का कहना है कि बीजेपी अंबेडकर और संविधान के खिलाफ है और साजिश के तहत राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की गई है। अगर आप सोचते हैं, अगर इस देश की जनता सोच रही है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होके जय भीम बोले। तो अंबेडकर के नाम पर हो रही लड़ाई आखिर क्यों हाथापाई पर आ गई है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो चलिए आज की एक दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें। सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल की समीक्षा के लिए 21 सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन कर दिया है। समिति में बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर, पीपी चौधरी, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी और मनीष तिवारी और साथ ही टीएमसी की तरफ से कल्याण बनर्जी का नाम शामिल है। ये समिति एक देश एक चुनाव रिफॉर्म से जुड़े 2 बिलों की स्क्रूटिनी करेगी। साथ ही कमेटी के अन्य सदस्यों में बीजेपी से केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, भृतहरि महताब, अनिल बलूनी, सीएम रमेश, बांसुरी स्वराज, विष्णु दयाल, संबित पात्रा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस से सुखदेव भगत, शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव, डीएमके से टीएम सेल्वा गणपति, एनसीपी से शरद पवार से सुप्रिया सुले का नाम इसमें शामिल किया गया है। चलिए अब एक नजर डालते हैं बाजार के पूरे हाल पर। खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया। बाजार लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा फिसले। सेंसेक्स 964 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी में 247 पॉइंट की गिरावट रही। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे से सुधर कर बंद हुए। डिटेल्स के साथ अब जुड़ गई हैं कंचन नौटियाल। तो कंचन बताएं, आज सेक्टर में कहां तेजी दिखाई दी और कहां गिरावट देखने को मिली? सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो केवल फार्मा ही ये सेक्टर था जो ग्रीन में बंद हुआ है, बाकी तो सारे ही सेक्टर लाल रंग के साथ बंद हुए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात कर लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। निफ्टी की गेनिंग साइड में डॉक्टर रेड्डी लैब्स, सिप्ला, बीपीसी और सन फार्मास्यूटिकल्स जैसे दिग्गज शेयर रहे हैं जिन्होंने एक बढ़त के साथ क्लोजिंग दी है। लेकिन लूजिंग पॉकेट में एट द सेम टाइम बजाज फिनसर्व, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फाइनेंस और ग्रासिम इंडस्ट्री 2 से 3% की कमजोरी के साथ आज बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। मिड कैप में कैसा एक्शन रहा है उस पर भी नजर डालते हैं। ऑरेकल फाइनेंशियल में करीबन 3.5%, ल्यूपिन 3%, बीएससी लिमिटेड में करीब 3% और मैनकाइंड फार्मा में 2.5% का एक इजाफा देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में देखा जाए तो कमेंस में 5% की गिरावट, भारतीय हेक्साकॉम करीबन 0.25%, डिलीवरी में करीबन 3.25% और साथ ही साथ भारत डायनामिक्स आज करीबन 3% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो अमेरिका में फेड के ब्याज दरों में कटौती से कमोडिटी बाजार में दबाव दिखाई दे रहा है। खासकर सोना चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। यही नहीं, सभी एशियाई करेंसियों में भी डॉलर के मुकाबले गिरावट है। रुपया 85 के स्तर तक गिर गया है। कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। उन्हीं से ही इस खबर पर पूरी डिटेल्स लेते हैं। तो मनीषा जी, फेड के फैसले का असर कमोडिटीज और करेंसी पर कितना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? ऑन अ वीक ऑन वीक बेसिस अगर आप देखें तो सोने चांदी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। जो यूएस फेड का हमने इस साल का लास्ट मीटिंग आता हुआ देखा, उसमें 25 बेसिस पॉइंट की रेट कटौती तो हुई, लेकिन 2025 की जो गाइडेंस है, जो आउटलुक है, वो थोड़ा सा ऑन द वीकर साइड है। सिर्फ 2 रेट कट्स शायद यहाँ पर देखने को मिलेंगे और उसका सीधा फायदा डॉलर इंडेक्स को हुआ जो 108 तक गया, जो कि 2 साल का हाई है, और उसका इम्पैक्ट हमने यहाँ पर सोने चांदी में आता हुआ देखा। तो अगर आप सोने को देखें तो 1 महीने के लोज पर कारोबार है, चांदी 5 हफ्ते के लोज के आसपास यहां पर कारोबार करती हुई नजर आई। काफी हद तक ईयर एंड भी है तो अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग पोजीशंस भी यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आप सीएफटीसी की रिपोर्ट से देख सकते हैं। भारतीय बाजारों की अगर बात की जाए तो अब इन करंट लेवल्स में सोने में अपने ऑल टाइम हाई से करीबन 8% की गिरावट सोना दर्ज कर चुका है, और चांदी जो कि 1 लाख पर थी, आज की गिरावट के बाद यहां पर 15% की कटौती हमने यहां पर भी आते हुए देखी है। मार्केट्स को लगता है कि कुछ बहुत और बेरिशनेस यहां पर देखने को मिल सकती है। फर्स्ट क्वार्टर 2025 में जब ट्रंप नए यूएस प्रेसिडेंट के तौर पर आएंगे, किस तरह की ट्रेड पॉलिसीज और टैरिफ्स वो लगाते हैं, उसके रिएक्शन में सोना यहां पर आपको बनता हुआ नजर आएगा। बट फॉर द नियर टर्म कोई बहुत बड़ी खरीदारी करने की उम्मीद नहीं है। जी,
बने रहें आप हमारे साथ। मनीषा जी, एक और खबर के लिए आपके पास लौटेंगे। आपको बता दें, इस बार गोल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो आंकड़े हैं उसमें एक अजीब सा मामला सामने आया है। एक तो नवंबर में सोने का रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ, दूसरा ये कि सोने के इंपोर्ट में सरकार और इंडस्ट्री के डेटा में 40 टन का अंतर है। हालांकि सरकार इसकी जांच कर रही है। पूरी डिटेल्स लेते हैं मनीषा जी से, हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनीषा जी बताएं, ये जो मिसमैच है इसको लेकर क्या है पूरी डिटेल्स? नवंबर का डेटा और यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो कल जब हमने मेटल फोकस का डेटा देखा तो उन्होंने कहा कि नवंबर का जो इंपोर्ट है वो 136 टन्स है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने यहाँ पर हमें बताया कि 173 टन्स का इंपोर्ट हुआ है। तो क्लियरली ये जो 40-42 टन का डिफरेंस था, इसको हमने अब मार्केट के लोगों से बात करनी शुरू करी, जिन्होंने हमें बताया कि शायद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डेटा में यहाँ पर ये 40 टन 2 बार काउंट हो गया है, क्योंकि एक बार तो ये फ्री ट्रेड जोन में सोना आया और उसके बाद जैसे ही वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में आया, शायद उसकी काउंटिंग यहां पर दोबारा हो गई और इसलिए यहां पर ये एक दिक्कत बनती हुई नजर आई है। क्लियरली हमने एक बहुत बड़ी हेडलाइन यहां पर सोने की तरफ से आते हुए देखी कि ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड हाइस पर है, रुपए में उस वजह से यहां पर गिरावट देखने को मिली। और कल जैसे जैसे ये डेटा सामने आता गया और हमने मिनिस्ट्री को भी ये डेटा भेजा, हमने क्वेरीज भी वहां पर करी और शाम तक फाइनली ये खबर सरकार की तरफ से आई कि वो यहाँ पर प्रोबेबली, और ये गवर्नमेंट सोर्सेज के थ्रू है, डायरेक्टली यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन अभी भी नहीं है, लेकिन वो इसे देख जरूर रहे हैं, क्योंकि कस्टम का डेटा आपको यहाँ पर देखना होगा। जो सोना एक बार आया है वो वहां पर काउंट हो जाएगा, तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी। तो जो फाइनल नंबर्स निकल के आ रहे हैं, जो वो फ्यू बिलियंस डॉलर्स की बात यहां पर की जा रही है, बाजार ने तो ये भी कहा कि जुलाई में जब ड्यूटी कट हुई है तो उसके बाद बहुत ज्यादा इंपोर्ट यहां पर आया और शायद तभी से यहां पर गणित डगमगाया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मेजर डिफरेंस है वो यहां पर नवंबर में है और वो भी इसलिए क्योंकि इतना ज्यादा इंपोर्ट हुआ और इतनी बड़ी ज्यादा वहां पर डिस्पैरिटी आई, तो उसकी वजह से यहां पर सबकी नजर गई है। तो अब माना यह जा रहा है कि एक बार कॉमर्स ऑफ मिनिस्ट्री और कस्टम का डेटा जब यहां पर वापस से रिकैलकुलेट किया जाएगा तो शायद हम यहां पर ये नंबर थोड़ा घटता हुआ देखेंगे। शुक्रिया मनीषा जी इन दोनों खबर पर जानकारी देने के लिए। चलिए अब खबर मुंबई से, जहां पर बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही नाव के डूबने से 13 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल फेरी को नेवी की बोट ने टक्कर मारी, जिसके बाद फेरी समंदर में पलट गई। अब तक 110 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन 2 लोग अभी भी लापता है। और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि 2 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत अभी भी बेहद गंभीर है। तो खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विवेक गुप्ता। मुंबई में कल अरब सागर में एक बड़ी घटना हो गई, जिसमें नेवी की एक स्पीड बोट जो इंजन ट्रायल के लिए हार्बर पर ट्रायल कर रही थी, वो स्पीड बोट अचानक एक बड़ी फेरी से टकरा जाती है। इस पूरे हादसे में 13 लोग की मौत हो जाती है। 2 लोग बेहद ज़्यादा क्रिटिकल बताए जा रहे हैं और 2 लोग अभी भी लापता हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस फेरी में जो टूरिस्ट होते हैं वो बड़ी तादाद में आते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो गेटवे ऑफ इंडिया है, यहाँ से ये फेरी चलती है और एलिफेंटा अलीबाग के लिए फेरी निकलती है। लगभग इस फेरी में 45 मिनट या 1 घंटे के आसपास का समय लगता है। समंदर के रास्ते होते हुए ये पूरी जाती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो रूट है, सामने का जो रूट देख रहे हैं, इसी से सीधे जो फेरी है वो गहरे समंदर में जाती है और सारे प्रिकॉशंस को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। जो भी अंदर यात्री होते हैं उन सबको बाकायदा लाइफ जैकेट दी जाती है। लेकिन कल जो हादसा हुआ वो साफ तौर पर, जो वीडियो बहुत सारे आए हैं उस वीडियो में भी साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से एक नेवी की जो स्पीड बोट है वो भी ट्रायल के दौरान हार्बर में ट्रायल कर रही थी। अचानक वो स्पीड बोट का संतुलन बिगड़ जाता है, उसकी तकनीकी खराबी आ जाती है और वो जो स्पीड बोट है वो सीधे इस तरीके की जो फेरी होती है उसमें टकराती है। फेरी टकराने के बाद जो फेरी का हिस्सा है वो पूरी से टूट जाता है और फेरी जो है वो बीच समंदर में धीरे धीरे डूबने लगती है। हालांकि आसपास में जो बड़े बोट होते हैं, जो दूसरे फेरी वाले होते हैं, वो लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। 110 लोगों को बचाया जाता है, लेकिन जो 13 लोग हैं इस घटना में उनकी मौत हो जाती है। 2 लोगों की अभी भी यहाँ पर तलाश की जा रही है गहरे समंदर में, जिसमें इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, JNPT, मुंबई पुलिस, ये तमाम एजेंसीज हैं वो अभी सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। 2 लोगों की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। हैं बिहार इन्वेस्टर समिट की, जिसकी शुरुआत हो गई है। बिहार बिजनेस कनेक्ट पटना के
ज्ञान भवन में आज और कल चलेगा। इस सम्मेलन में 80 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। बिजनेस मीट में विशेष तौर पर टेक्सटाइल, लेदर, फूड प्रोसेसिंग, IT और जनरल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस रहेगा। समिट का उद्घाटन उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी इस मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें 2023 में हुए बिहार बिजनेस कनेक्ट में 300 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया था और 50,530 करोड़ रुपए के करीब MOU भी साइन हुए थे। तो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 को लेकर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार सरकार लगातार उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने में जुटी है। आता है तो वो रोजगार के अवसर लेके आता है और सिर्फ बड़े निवेश नहीं, हमारे यहाँ जो MSME सेक्टर भी है, बिहार में बहुत संभावनाएं हमारे MSME सेक्टर में, क्योंकि हमारे युवा बहुत प्रतिभाशाली हैं और आज गांव के भी युवा स्टार्टअप्स में आगे आ रहे हैं या अपना उद्योग लगा रहे हैं। तो सब मिला के देखेंगे कि सब बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। इकाइयाँ आएंगी, फैक्ट्रीज आएंगी, चाहे वो बड़े निवेश हों या MSME के अंदर भी आता है, सब में कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आता है। तो आप कह सकते हैं कि जो बिहार देश का सबसे युवा पॉपुलेशन बिहार में रहता है, तो उनके लिए बहुत सारे अवसर हम लोग लेके आ रहे हैं, जो इस तरह के कार्यक्रम से या निवेशकों की रुचि बिहार में बढ़ने से नई अपॉर्चुनिटीज, नई संभावनाओं के द्वार खोल। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।